चलिए आइए, हेलो एवरीवन। अब हम लोग आज जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो इसलिए वहाँ पर उसमें वो वीडियो बहुत छोटा है, 9 मिनट का ही है, थोड़ा और बड़ा होता। आइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब हुआ आप बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर रहे हैं किससे, न्यूक्लियन का मतलब होता है, आपको मैंने बहुत बार बताया, न्यूक्लियन क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि मास नंबर। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि वो क्या है आपका मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि आप उसको उसके मास नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना हो तो आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड करो। और टोटल बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या एएमयू में आप निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में आप निकालते हैं तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का यूनिट क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी का यूनिट हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं, जूल में भी निकाल सकते हैं। और ये ए जो है ये न्यूक्लियन है तो नीचे न्यूक्लियन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के। पैकिंग फ्रैक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रही है तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो रहा था, आपका घट जा रहा था। लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निगेटिव हो रही थी तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जा रहा था, बढ़िया स्टेबल न्यूक्लियस था वो। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी रिएक्टेंट है, कोई पेरेंट न्यूक्लियस है या कोई भी आपने न्यूक्लियस रिएक्टेंट के तौर पे ले लिया और उस पर आप किसी फास्ट मूविंग पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराते हैं। बॉम्बार्ड मतलब अटैक कराते हैं। ठीक है, कोई न्यूक्लियस आपने लिया, जैसे सपोज दैट आपने यूरेनियम ले लिया, उस पर न्यूट्रॉन से अटैक करा दिया, तो अटैक कराने के बाद जो न्यूक्लियस बनेगा, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा, उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा, कुछ प्रोडक्ट पार्टिकल्स भी बनेंगे, तो उसी सब को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे यहाँ देखो, ये पेरेंट न्यूक्लियस था, इस पे अटैक करा दिया हमने, इंसिडेंट पार्टिकल ए है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, न्यूट्रॉन मान लीजिए, इसको यूरेनियम मान लीजिए, अटैक करा दिए तो एक दूसरा न्यूक्लियस बना और एक कोई प्रोडक्ट पार्टिकल बना बी, और ये क्यू क्या है, तो ये एनर्जी है। क्यू क्या है, एनर्जी है। अब यहाँ देखो, तो जब क्यू है तो क्या इसमें चक्कर क्या है, क्यू का क्यू वैल्यू क्या होती है, एनर्जी क्या होता है नहीं होता। यहाँ देखिए, क्यू वैल्यू एनर्जी वैल्यू हुआ, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज हो सकती है या हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो उस कंडीशन में जब रिएक्शन के दरमियान, न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है तो उसी को हम लोग क्यू वैल्यू बोलते हैं, किसका, न्यूक्लियर रिएक्शन का। अगर क्यू का वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन इंडोथर्मिक है। इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक है। मतलब उस न्यूक्लियर रिएक्शन को आपसे एनर्जी चाहिए, वो आपसे एनर्जी लेगा, आपको देगा नहीं, आपसे एनर्जी लेगा। ठीक है, और Q की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब वो आपको एनर्जी देगा, आपसे लेगा नहीं, आपको देगा। Q वैल्यू जो होता है, जिसको कि मास, Q वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट को घटा करके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। है तो एनर्जी ना, क्यू वैल्यू है तो एनर्जी है तो एम सी स्क्वायर। ये देखो, ये एम ही तो है। अरे मास माइनस मास करिएगा तो मास में से मास को सेपरेट करेगा तो मास ही तो मिलेगा। और एम सी स्क्वायर, एनर्जी को जूल में निकालना तो जूल। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन 2 टाइप का हमको पढ़ना है, एक तो न्यूक्लियर फिजन, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग, टूटना, और न्यूक्लियर का मतलब हुआ न्यूक्लियस, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। कोई हैवी न्यूक्लियस को हम लोग तोड़ करके 2 छोटा छोटा न्यूक्लियस बना देंगे और उससे एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। यहाँ देखिए, हैवी न्यूक्लियस को तोड़ करके छोटा न्यूक्लियस बनाएगा, जैसे यूरेनियम 92-235, ये 92-235 पे न्यूट्रॉन से अटैक हुआ तो 92-236 बन गया, जिसको कि हम लोग अनस्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो यूरेनियम है ये अनस्टेबल है। अब ये फर्दर टूट करके बेरियम 56141, ठीक है, ये रहा, और क्रिप्टॉन 3692, साथ में 3 न्यूट्रॉन और क्यू, ये क्यू एनर्जी है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है,
तो न्यूट्रॉन इस रिएक्शन में ये जो यूरेनियम 92-236 था, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस था, टूट करके 2 छोटा छोटा न्यूक्लियस आपको दिया। अब यहाँ देखिए, इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना है तो नीचे 92, 56, 36, 92 रिएक्शन बैलेंस है। 236, 144, 92 कितना हो गया 233 और प्लस 3 न्यूट्रॉन, 3 × 1 3 न्यूट्रॉन, तो 233, 233 प्लस 3 236 रिएक्शन बैलेंस है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोडक्ट में जो न्यूट्रॉन आपको दिखाई देता है उस न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, फ्यूजन प्रोडक्ट में जो न्यूट्रॉन आपको दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस मस्ट बी, यानी कि इस कंपाउंड न्यूक्लियस का जो मास होगा, ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है इसका जो मास होगा वो फ्यूजन प्रोडक्ट्स के मास के सम से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तभी तो हम बोलेंगे ना कि ये हैवी न्यूक्लियस को तोड़ करके 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में, 2 लाइटर न्यूक्लियस में आपने कन्वर्ट किया, तो जो मेन न्यूक्लियस है आपका उसका मास आपके फ्यूजन प्रोडक्ट के न्यूक्लियस के मास के सम से, फ्यूजन प्रोडक्ट के न्यूक्लियस का मास उसका सम उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किसका मास, तो पेरेंट न्यूक्लियस का मास या जो रिएक्टेंट न्यूक्लियस का मास। नेक्स्ट है आपका चेन रिएक्शन। कोई भी जो चेन रिएक्शन होता है, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन जितना भी है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, एटम बॉम्ब जो बनता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनता है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता क्या है, 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बना, फिर 3 से क्या होंगे 9, फिर वो 9 मिल के 3 देंगे तो फिर 27। इस तरह से वो चेन रिएक्शन है, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। लगातार ये रिएक्शन क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और उसके रेडिएशन को रोकने के लिए, एटम बॉम्ब के रेडिएशन को रोकने के लिए या तो उस रिएक्शन को आप हैवी वाटर से पास कराना पड़ता है, D2O से पास कराना पड़ता है, तब जा कर के उस रिएक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि एटम बॉम्ब के रिएक्शन को, एटम बॉम्ब के रेडिएशन को जब आप हैवी वाटर से पास कराते हैं तो ये जो 3 न्यूट्रॉन बना, 3 न्यूट्रॉन में से क्या होता है कि D2O जो है इसमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बचा 1 ही, फिर वो 1 3 को देगा, फिर उसमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर बचेगा 1 को, फिर 3 को देगा, फिर 2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से चलता है। लेकिन अगर आप हैवी वाटर से पास नहीं कराए तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगा और पूरा तबाही मचा देगा। ये 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 होने में माइक्रो सेकंड भी नहीं लगेगा, नैनो सेकंड भी नहीं लगेगा और फटफट होते जाता है। ठीक है, तो कोई भी चेन रिएक्शन जो होगा वो या तो स्टेडी हो सकता है या एक्सेलरेट हो सकता है या रिटार्ड कर सकता है, मतलब या तो स्थिर रहेगा या फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पर, न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर पे, यानी कि न्यूट्रॉन का रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, न्यूट्रॉन कितना तेज़ी से रिप्रोड्यूस हो रहा है, कितना तेज़ी से प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर जो होता है उसको K से डिनोट करते हैं। इसको निकालने के लिए फैक्टर निकालना है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और कितना न्यूट्रॉन लॉस हुआ, कितना न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और कितना न्यूट्रॉन लॉस हुआ, उसी के रेशियो को बोलते हैं न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग चेन रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। K की वैल्यू अगर 0 होती है तो बोलते हैं स्टेडी रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। K की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो बोलेंगे एक्सेलरेटेड चेन रिएक्शन है। K की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो बोलेंगे रिटार्डेटेड चेन रिएक्शन है। इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर और आगे हम लोग अभी इसको देखेंगे। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं हम लोग। हमने न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर तक देख लिया था, K तक देख लिया था। आपको मैंने बताया भी था K की वैल्यू 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 ऐसे होती है। यहाँ देखिए, अगर K की वैल्यू 1 होगी तो बोलेंगे कि चेन रिएक्शन क्या है, स्टेडी है, मतलब अस्थिर है रिएक्शन, कोई लफड़ा ज़्यादा नहीं है उसमें। और उस कंडीशन में जो फिजनेबल मटेरियल है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि फ्यूजन किया है, जो टूटा है, वो मटेरियल हम लोग बोलेंगे उस मटेरियल का जो साइज होगा वो मटेरियल का साइज क्या है, क्रिटिकल साइज है, या फिर उस मटेरियल का जो मास क्या कहलाएगा, वो क्रिटिकल मास कहलाएगा। क्रिटिकल का मतलब ये हुआ कि अब K की वैल्यू आप थोड़ी सी भी ज़्यादा करेंगे, या क्रिटिकल साइज का मतलब ये हो गया कि अब उस मटेरियल के साइज को आप थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे तो K की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। और K की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो रिएक्शन एक्सेलरेट कर जाएगा, यानी कि रिएक्शन फिर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। उस वक्त आप उसको बैलेंस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये K = जब 1 होता है तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, और जब K ग्रेटर देन 1 होगा तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है।
ठीक है। और k ग्रेटर देन 1 में रिएक्शन क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और जो मैटर का साइज होगा, जो मटेरियल का साइज होगा वो सुपर क्रिटिकल होगा, ठीक है। मटेरियल का जो साइज होता है वो सुपर क्रिटिकल होता है, जैसे कि एटम बॉम्ब, जैसे कि एटम बॉम्ब। अगर k की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो रिएक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली कम्स टू रेस्ट, धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो रिएक्शन कुछ दिनों में, कुछ सेकेंड में, कुछ आवर्स के बाद, कभी भी जो है ये वो डिपेंड करता है कि k की वैल्यू आपने कितनी ज़्यादा डिक्रीज की है, उस हिसाब से वो रिएक्शन धीरे धीरे क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। और उस वक्त जो मटेरियल का साइज होगा, जो फिजनेबल मटेरियल का साइज होगा वो सब क्रिटिकल होगा। फिजनेबल मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो अभी ब्रेक करने वाला है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जोड़ना। जब आप दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को कंबाइंड करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। और न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है इसी के बेस पर हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर डेंजरस देन एटम बॉम्ब, ठीक है। एटम बॉम्ब में क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस टूटता है, एक्सप्लोड होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या हुआ कि पहले दो छोटे छोटे न्यूक्लियस पर बम्बार्डमेंट कराते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई प्रेशर पे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को कंबाइंड कराया जाता है, उससे भी एनर्जी रिलीज होगी। और जब कंबाइंड कराएंगे तो एक बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और तब वो टूटेगा तो फिर एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में एक तरह से समझिए तो फ्यूजन और फ्यूजन दोनों इंक्लूड है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है एटम बॉम्ब के कंपैरिजन में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन बॉम्ब बनेगा और न्यूक्लियर फिजन से एटम बॉम्ब बनेगा। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम हमने ले लिए, ड्यूटेरियम, इसको आप बोलते हैं 1-2, ये भी 1-2, दोनों को कंबाइंड किया गया, और एक हीलियम। हीलियम बहुत ही स्टेबल न्यूक्लियस है, इसको बना लिया गया, ठीक है, जिससे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी अप्रॉक्स रिलीज होती है। इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए आपको बहुत ही हाई प्रेशर, लगभग 10⁶ एटीएम, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई 10⁷ टू 10⁸ केल्विन के रिस्पेक्ट में आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा। ऐसा टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ केल्विन, यानी कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपको 10⁸ केल्विन, 10⁷ केल्विन के रिएक्शन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपको 10⁷ केल्विन या 10⁸ केल्विन के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि एटम जो है, कौन सा एटम, तो जो लाइट एलिमेंट, जो हल्का एलिमेंट, देखिए ये सब छोटा हल्का एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो बहुत कम है, लाइट न्यूक्लियस है ये सब। इस लाइट न्यूक्लियस का जो एटम है ये सब क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, और आयोनाइज होकर के कंबाइंड करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस को जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करना है, तभी तो सारे इलेक्ट्रॉन, सभी न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा हीलियम बनाया, हाइड्रोजन से बड़ा हीलियम। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ये जो हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाया, यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। और ये जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको आप थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जब टेम्परेचर 10⁷ केल्विन से 10⁸ केल्विन के रिस्पेक्ट में रहेगा तब। फ्यूजन को अगर आप लेबोरेटरी में अचीव करना चाहते हैं, किसी लैब में आप दोनों छोटे छोटे न्यूक्लियस को अचीव करना चाहते हैं, कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज टू कन्फाइन द प्लाज्मा, हमको पहले प्लाज्मा कन्फाइन करना पड़ेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं टोकामैक, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकामैक। ये सब सिंपल थ्योरी है, बोर्ड में पूछने का चांस बहुत कम रहता है, रेयर केस आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। हाफ लाइफ हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ मतलब टाउ, मीन लाइफ को हम टाउ से दिखाते हैं, या टी मीन आप दिखा सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस हैं। तो जो मीन लाइफ होता है, मीन का मतलब ही होता है एवरेज, मतलब हर एक न्यूक्लियस का जो अपना लाइफ होगा उसको जोड़ करके आप नंबर ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड कर दीजिए तो मीन लाइफ निकल जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियस। सम मतलब जोड़, ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल न्यूक्लियस, सभी न्यूक्लियस के लाइफ को जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर देंगे तो मीन लाइफ आपको निकल जाएगा। मीन लाइफ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/λ, या आप बोल सकते हैं मीन लाइफ इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, यानी कि 1/λ। अगर मान लीजिए ये मीन लाइफ है तो टाइम ही,
अगर टी की वैल्यू हम 1/λ पुट कर दें, टी की वैल्यू हम अगर 1/λ पुट कर दें इस इक्वेशन में, एन टी बराबर रेडियो एक्टिव न्यूक्लिएशन जो रिएक्शन जो था उसका जो इक्वेशन आया था एन टी बराबर एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से रेडियो एक्टिविटी के इक्वेशन का रिएक्शन का जो इक्वेशन आया था वो एन टी बराबर एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, टी की वैल्यू 1/λ, लेमडा से लेमडा कट गया तो ई के पावर -1 नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.37 एन नॉट, क्योंकि ई की वैल्यू इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.71, ठीक। डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 37% ऑफ एन नॉट, यानी कि एक मिल ये जो टी बराबर अगर 1/λ पुट करते हैं तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस का सिर्फ 37% अमाउंट जो है वो क्या रहेगा, अनडिकेड रहेगा, बचा हुआ रहेगा। एक मीन लाइफ के बाद 37% अमाउंट अपने इनिशियल अमाउंट का 37% हिस्सा बचा रहता है, बाकी डिस्ट्रॉय हो गया रहता है या बाकी डिके हो गया रहता है, डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है। फिर से समझो, मतलब एक मीन लाइफ के बाद जो इनिशियल अमाउंट आपने लिया न्यूक्लियस का उसका 37% ख़त्म हो जाएगा। इसी टाइप का रिएक्शन, इसी टाइप की इक्वेशन आप आरसी सर्किट में भी पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट जब आप पढ़ते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ भी आपको ये कैपेसिटर में पढ़ते हैं, कभी करंट में पढ़ते हैं, दोनों में से किसी चैप्टर में पढ़ाया ही जाता है। कोई कैपेसिटर में पढ़ाता है, कोई करंट में पढ़ाता है आरसी सर्किट को, तो वहाँ आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। तो टी हाफ बराबर हमने पढ़ा था 0.693/λ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.693 इंटू 1/λ, 1/λ टाउ है, टाउ को निकालोगे तो ये हो जाएगा 1.44 टी हाफ, यानी कि जो मीन लाइफ है वो 44% ज़्यादा है किससे, हाफ लाइफ से। जो आपका मीन लाइफ होता है वो 44% ज़्यादा होता है किससे, हाफ लाइफ से। कैसे ज़्यादा होता है इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, इस टाउ को आप 1 + 0.44 इंटू टी हाफ ऐसा लिख सकते थे, तो टाउ बराबर हो गया टी हाफ प्लस 44/100 टी हाफ, यानी कि टाउ बराबर टी हाफ प्लस 44% टी हाफ। तो यहाँ से क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, टी हाफ में, हाफ लाइफ में जब आप उसी हाफ लाइफ का 44% और ऐड कर रहे हैं तब जाके आपको जो है मीन लाइफ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीन लाइफ है इज ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन, तो 44% आप बोल सकते हैं इसको, 44% ग्रेटर देन द हाफ लाइफ। मतलब हाफ लाइफ से क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। दूसरी बात, हाफ लाइफ जिस तरह से अमाउंट पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, सब्सटेंस के डिपेंड नहीं करता था, वैसे ही मीन लाइफ भी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर रिएक्शन या आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत डिटेल थ्योरी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ज़्यादा, मोर देन इनफ हो गया ये, ठीक है। फिर भी अभी एक और टॉपिक 2 बचा है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। इसको आप ढंग से पढ़ लें, पूरा अच्छे से तैयार कर लें। मॉडर्न फिजिक्स का जो भी लेक्चर है, एक एक लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। उधर आपका रे ऑप्टिक्स भी अपलोड हो रहा है, उसको भी आप ध्यान से देखिए। उसमें भी एकदम बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किया गया है, एकदम 0 लेवल से। जिसको कुछ नहीं आता वो भी ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह कंप्लीट लेक्चर को देख सकता है, ठीक है। और जिसका फिजिक्स एकदम स्टार्टिंग से वीक है, अगर सुधारना चाहते हैं आप, तो डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर भी अपलोड हुआ है, आप उसको देखिए। पहले मैथ सुधारो, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आपको फिजिक्स में यूज़ होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को आप पढ़ना, जिससे आपका और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक थैंक यू।